जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज है 1 अक्टूबर 2023 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, आपको पर डे का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हम प्रश्न शुरू करने के पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़कर इंडियन पॉलिटी की हम आपके लिए एम लक्ष्मीकांत की क्लासेस ला रहे हैं और यूपी स्पेशल की क्लासेस ला रहे हैं। पॉलिटी तो आप जानते हैं सभी एग्ज़ाम्स में बराबर से उसका भूमिका रहती है, और यूपी स्पेशल जो है यूपी के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपी PCS हो, चाहे यूपी PCS RO हो, चाहे यूपी SSC की कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें 20 नंबर का लिखा गया है, तो यूपी स्पेशल तो याद रखिएगा, आप सभी को तैयार करके रखना है। और यूपी SSC का जो पेट एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी आपके काम आएगी। तो आप सभी जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले आज हम जान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, या वृद्धजन दिवस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, या इसी को कह देते हैं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वृद्ध को ही वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, वृद्धों को, तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं क्या हुई थी जो भारत में 1 अक्टूबर को हुई थी। तो 2 इम्पॉर्टेंट घटनाएं यहाँ पर सामने आती हैं। पहली है 1 अक्टूबर 1967 को क्या हुआ था? भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। इसके अलावा फिर हम देख लेते हैं 1 अक्टूबर को और क्या हुआ था। 1 अक्टूबर 1978 को क्या हुआ था? भारत में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र बढ़ाई गई थी। न्यूनतम उम्र मतलब लड़कियों और लड़कों दोनों की बढ़ाई गई थी। लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई, और लड़कों की जो उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। तो याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1978 को भारत में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र बढ़ाई गई। लड़कियों की बढ़ाकर 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, और लड़कों की 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई, जो अभी तक वैसे ही बरकरार है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। एक चीज़ और रह गई है, याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1945 को भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका जन्म हुआ था। अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में समाचार में जो चल रहा है PET 46 क्या है? PET 46 जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या है? यह जो PET 46 नामक एंजाइम है ये PET प्लास्टिक को तोड़ता है। PET प्लास्टिक क्या होती है? PET प्लास्टिक जो है, PET प्लास्टिक को हम कहते हैं पॉलीएथाइलीन टेरेफ्थैलेट। ये एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है। तो ये जो एंजाइम पाया गया है गहरे समुद्र में PET 46, ये PET प्लास्टिक को तोड़ता है। मतलब आप जानते हैं कि प्लास्टिक वैसे समुद्र में जैसा ही पड़ा रहता है तो वैसे ही का वैसे रहता है, लेकिन ये जो एंजाइम है इसकी सहायता से इस प्लास्टिक को तोड़ा जा सकता है। अगर हम बताएं ये जो PET प्लास्टिक है इसका उपयोग तो बताया हमने क्या क्या बनाने में किया जाता है, बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर। और इसका उपयोग पेय पदार्थ, भोजन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की पैकेजिंग के लिए भी व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो ये PET प्लास्टिक है इसको तोड़ सकता है क्या? PET 46 एंजाइम जो हमें मिला है समुद्र से। और ये समुद्र में किस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजा है? जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की खोज है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश ने दोनों देशों के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के साथ किस देश ने, कहा जाए तो भारत के साथ जो है बांग्लादेश ने, आप समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा है सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सुंदरवन किसके साथ है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। वैसे पश्चिम बंगाल में है लेकिन बांग्लादेश से लगा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है, इसलिए किससे रहेगा? प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ कुल मिला के जो है सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को मैनेज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, सुंदरवन भी एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और ये बात की जाए, ये समझौते किस नाम से समझौता किया है? तो समझौता किया है ग्लोबल कॉमन्स नाम से। क्या, किस नाम से किया है? ग्लोबल कॉमन्स नाम से इन्होंने समझौता किया है, ग्लोबल कॉमन्स। याद रखिएगा, ग्लोबल कॉमन्स विश्व स्तर पर सुंदरवन में जलवायु प्रभाव, हानि और क्षति को उजागर करने की आवश्यकता पर भारत बांग्लादेश ने सहमति की है। अगर हम सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन जो है बंगाल की खाड़ी में, क्या है सुंदरवन? बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। तो मैंग्रोव जो वन है वो सुंदरवन में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। मैंग्रोव क्षेत्र वाले वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए सुंदरवन की, तो सुंदरवन जो है कार्बन उत्सर्जन में बहुत कम ही योगदान देता, मतलब कार्बन उत्सर्जन वहाँ पे ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी सुंदरवन को चक्रवात, समुद्र स्तर में वृद्धि और मजबूर प्रवासन सहित महत्वपूर्ण जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन दोनों देशों ने क्या किया है? समझौता किया है। याद रखिए कि सुंदरवन जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में क्या किया गया है? हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कब किया गया ये आयोजन? 23 सितंबर को किया गया। और वाराणसी में किस जगह पर किया गया? HHI करके एक होटल है, उसमें इसका आयोजन किया गया। अगर हम वाराणसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, और जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी, यहीं से वो सांसद हैं। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना, इसके लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अगर हम हेवा की बात करें तो हेवा का क्या फुल फॉर्म है? होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। कुल मिला के हेवा ने भारत सरकार के MSME मंत्रालय के सहयोग से 23 सितंबर 2023 को वाराणसी के प्रतिष्ठित HHI होटल में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में 17.36 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किरण बालियान के कांस्य पदक से पहले भारत ने एशियाई खेलों में भारतीय महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में आखिरी बार कब पदक जीता था? मतलब कहा जाए कि 19वें जो एशियाई खेल चल रहे हैं, अभी आप जानते हैं चीन में चल रहे हैं, उसमें जो शॉटपुट प्रतियोगिता होती है महिलाओं की, उसमें 17.36 मीटर का थ्रो फेंक कर किरण बालियान ने कांस्य पदक जीत लिया है। ये एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि दूसरा क्वेश्चन बना है कि इससे पहले भारत ने शॉटपुट में, महिलाओं की शॉटपुट में कब पदक जीता था? तो याद रखिएगा, अभी जो जीता है पदक, ये 19वें एशियाई खेल चल रहे हैं, 17.36 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जीता है, किरण बालियान ने जीता है और कांस्य पदक जीता है। इसके पहले भारत ने 1951 के जो नई दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे, उसमें ही इन्होंने जीता था। तो देखिए, 24 वर्षीय किरण बालियान ने इतिहास रचते हुए महिलाओं के शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। इससे पहले 1951 में नई दिल्ली में हुए खेलों में बारबरा बेवेस्टर, यही नाम भूल रहे थे, बारबरा बेवेस्टर ने कांस्य पदक जीता था। और अगर हम बात करें जो 1951 के नई दिल्ली के एशियाई खेल हैं, ये पहले एशियाई खेल थे, और इस समय जो चल रहे हैं वो 19वें एशियाई खेल हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में, ये याद रखिएगा, नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है? तो जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी है कौन बनी है? मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी बनी है। अगर हम दूसरे और तीसरी स्मार्ट सिटी की बात करें तो गुजरात का सूरत दूसरे नंबर पर, जबकि उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। जब प्रश्न कौन कौन किस प्रकार से बनेंगे, पहला तो यही बना, किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है? तो ये तो इंदौर हो गया पहला। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो आगरा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगला जो है देख लेते हैं, इसमें और भी है। मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। उसके बाद तमिलनाडु को दूसरा स्थान दिया गया है। फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ शहर बना है कौन सा? इंदौर। दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर आगरा। किसमें बना है? नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में। तो और अगर हम राज्य की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान बना है सर्वश्रेष्ठ राज्य। अगर हम बात करें कि ये जो नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें ये सब दिया गया है पुरस्कार और रैंकिंग जारी की गई है, इसका जो प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन करता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 2018 से इसका प्रबंधन देख रहा है और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये इसकी रैंकिंग की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार दिए गए ये किसके द्वारा दिए गए? ये भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या नाम है? आप लोग को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कई बार बता चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या किया है? इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण में जितने पंजीकृत श्रमिक हैं उन सभी को न्यूनतम 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस पेंशन का लाभ कब मिलेगा? इस पेंशन का लाभ छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उन्हें 60 साल के बाद मिलेगा, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर रह सकें। याद रखिएगा, ये जो योजना है श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जब वे मतलब कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए, छत्तीसगढ़ के बाद 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है ना लोगों को, तो इसलिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की गई है। और ये जो पेंशन है इसमें क्या किया जाएगा? 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वो भी डीबीटी ट्रांसफ़र होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधे उनके खाते में पहुंच जाएंगे श्रमिकों के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है मोहम्मडन एससी ने। याद रखिएगा, मोहम्मडन एससी ने किशोर भारती स्टेडियम में CFL यानी कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट्स को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। याद रखिएगा, ये जो कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 का खिताब जीता है मोहम्मडन एससी ने, ये लगातार तीसरी बार खिताब जीता है, मतलब खिताब की हैट्रिक पूरी कर ली है इन्होंने। और इन्होंने किसको हराया है? मोहन बागान सुपर जायंट्स को इन्होंने हराया है। कितने से? 2-0 से। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, RBI के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे, श्री स्वामीनाथन जे का मतलब है श्री स्वामीनाथन जानकीरमन की अध्यक्षता में स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ हुई है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर जो हैं श्री स्वामीनाथन जानकीरमन की अध्यक्षता में स्थायी सलाहकार समिति की जो 28वीं बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? लखनऊ में
हुई है, याद रखिएगा। अगर हम आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, और एक कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर है, याद रखिएगा। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नरों की, तो रिजर्व बैंक में इस समय 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? पहले तो यही हो गए स्वामीनाथन जे, यानी स्वामीनाथन जानकीरमन। दूसरे हो गए एमडी पात्रा। तीसरे हो गए टी रविशंकर। चौथे हो गए स्वामीनाथन जे, याद रखिएगा। मतलब चौथे तो हमने बता ही दिया था ना, पहले हमने बताए थे स्वामीनाथन जे, दूसरे एमडी पात्रा, तीसरे एम राजेश्वर राव और चौथे टी रविशंकर, याद रखिएगा। 4 जो हैं ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर हम यहीं पे देख लेते हैं एक चीज़ और, आरबीआई के फर्स्ट डिप्टी गवर्नर की बात करें तो उनका नाम था जेम्स ब्रेड टेलर, याद रखिएगा। जेम्स ब्रेड टेलर जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। तो जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने, इस प्रश्न पर अब लौटते हैं। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक लखनऊ में आयोजित हुई। ये अभी हमने आपको बताया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एमएसएमई की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो जो भारतीय भाषा उत्सव प्रौद्योगिकी है और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, इन दोनों का उद्घाटन किसने किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये जो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके बाद हम बात करें इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस 2 दिवसीय सम्मेलन का जो उद्देश्य है, इसमें शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, याद रखिएगा। शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, इस जो शिखर सम्मेलन हुआ है भारतीय भाषा उत्सव और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, इनका उद्देश्य है, ये भी याद रखिएगा। और शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के कौशल विकास मंत्री कौन है? वो भी धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के उद्यमिता मंत्री कौन है? वो भी धर्मेंद्र प्रधान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उमलिंग ला फैशन शो, एक फैशन शो हुआ है जिसका नाम है उमलिंग ला फैशन शो, ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है? अगर हम बात करें, ये जो उमलिंग ला फैशन शो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र, कहा जाए पूर्वी लद्दाख में हुआ है, और 19,024 फीट की ऊंचाई पर यह फैशन शो हुआ है। इस फैशन शो में 16 देश के लोग शामिल थे, उनमें से मतलब 16 देश के मॉडल शामिल थे, उनमें से 2 लद्दाख के भी थे। अगर हम बात करें इसका ये जो है इसका आयोजन क्यों किया गया, तो इसके आयोजन का उद्देश्य है कुल मिलाकर लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए, अब ये देखिए क्विज फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं। हाल ही में परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हमने बताया था परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 सितंबर को, ये याद रखिएगा। तो 26 सितंबर को हमने और क्या बताया था कि और क्या क्या मनाया जाता है? 26 सितंबर को हमने बताया था विश्व मूक बधिर दिवस। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, उसके अलावा विश्व मूक बधिर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस,
विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये सब मनाए जाते हैं। कौन कौन? 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के जो 13वें प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनका जन्मदिन भी 26 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी की गई। अगर हम वैश्विक हल्दी सम्मेलन की बात करें तो देश का जो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। और कब किया गया? 28 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। हल्दी को हम क्या कहते हैं? हल्दी को गोल्डन कमोडिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, गोल्डन कमोडिटी भी कहते हैं। ये जो वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्यों किया गया है? ये हल्दी की वृद्धि और विकास का रास्ता पक्का करने के लिए इस जो सम्मेलन हुई है उसमें चर्चा हुई है। जो सम्मेलन हुआ है उसमें इस बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम आयोजन की बात करें वैश्विक हल्दी सम्मेलन के, तो टैफला के सहयोग से NCDEX के इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट एंड रिसर्च की मदद से इस जो हल्दी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। ध्यान रहे, भारत जो है हल्दी के उत्पादन में, उपयोग में और निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश है, इसे भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पेमवर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? अगर हम बात करें पेमवर्थी और चंदलापुर, तो ये किस राज्य में है? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और सीएम कौन है? उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बतानी कि तेलंगाना हाल ही में जो राज्य बना था, कब बना था? कुल मिला के तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर कब राज्य बना, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो जो है केंद्र सरकार ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे नामित किया है? तेलंगाना के पेमवर्थी और चंदलापुर को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केजी जॉर्ज का निधन हुआ, वे कौन थे? अगर हम केजी जॉर्ज की बात करें तो ये जो थे, ये मलयालम फिल्मों के निर्माता थे। मलयालम फिल्में इन्होंने बनाई थीं और ये राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे, याद रखिएगा। और इनका निधन हो गया। ये एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे और वृद्धाश्रम के अनुसार कहा जाए तो लगभग 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? अगर हम बात करें तो जो इस समय 19वें एशियाई खेल चल रहे हैं, कहाँ पर? चीन में। चीन में जो 19वें एशियाई खेल चल रहे हैं उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है कांस्य पदक इसने जीता है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार और रुद्रांश पाटिल, इन तीनों ने जो है टीम स्पर्धा में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। अगर हम बात करें, ये जो गोल्ड मेडल जीता था, ये हमने आपको बताया था टीम स्पर्धा में जीता था, मतलब तीनों लोग की टीम थी उसमें इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। और ये जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तीनों ने टीम स्पर्धा में, वो 19वें एशियाई खेल में भारत का पहला गोल्ड मेडल था, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये पहले जान लेते हैं क्यों दिया जाता है। ये सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष किसको दिया गया है? ये दिया गया है वहीदा रहमान को। भारतीय जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान को ये पुरस्कार दिया गया है। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, क्योंकि ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसकी घोषणा भी सूचना प्रसारण मंत्री ने, जो अनुराग ठाकुर हैं वर्तमान, उन्होंने की है।
अगर हम वहीदा रहमान की बात करें तो वर्तमान में इनकी एज कितनी है, 85 वर्ष की आयु इनकी हो चुकी है। और अगर हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें कि पहला किसे दिया गया, तो दिया गया था देविका रानी को, याद रखिएगा। देविका रानी को पहला दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हुक्का बार पर जो प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, किसने की है? वो की है गुजरात हुक्का, हाँ, तो ये हरियाणा सरकार ने की है। याद रखिएगा, हरियाणा सरकार द्वारा जो है हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है बंगारू दत्तात्रेय, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? तो जो है 75,000 टन है गैर बासमती चावल निर्यात करने की बात किसको की गई है? ये की गई है, किसको की गई है बताइए? ये की गई है यूएई को। तो यूएई को भारत 75,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा। तो याद रखिएगा, अगर हम यूएई की बात करें तो इसका जो है उसे कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो आपने नाम सुना होगा अबू धाबी, इसकी राजधानी है। और कई बार हमने दुबई भी सुना होगा, तो दुबई इसकी राजधानी नहीं है, बल्कि दुबई जो है इसका सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का। अगर हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम जो है मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात की, दिरहम, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूएई है ये तो आप जानते ही होंगे कि एशिया में स्थित है। और अगर हम बात करें यूएई के प्राइम मिनिस्टर की तो उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए चीन ने समझौता किया है? तो याद रखिएगा, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया है? चीन ने किया है नेपाल के साथ। आप जानते हैं नेपाल पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है चीन, क्योंकि नेपाल जो है, चीन जो है भारत के पड़ोसी देश नेपाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इसलिए किसी न किसी माध्यम से समझौते वगैरह कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आप लोग को बताना है कि नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, हम आपको बता चुके हैं। और चीन के क्या हैं? चीन के जो राष्ट्रपति की बात की जाए तो क्या नाम है? चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक, याद रखिएगा, एंथ्रोपिक क्या है? एक एआई कंपनी है, उसमें $104 बिलियन का निवेश किया है। तो जो $104 बिलियन का निवेश किया है एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने, वो कौन सी कंपनी ने किया है? वो अमेज़ॉन ने किया है, याद रखिएगा। तो अमेज़ॉन क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी शुरुआत एक बुक स्टोर के रूप में कब हुई थी? 1994 में, 1993-94 के आसपास, 1993-94 के आसपास हुई थी, याद रखिएगा। आप लोग को क्या बताना है कि अमेज़ॉन के फाउंडर का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं, कुछ समय तक वो नंबर 1 रहे हैं, पिछले साल तक नंबर 1 थे। और वर्तमान में अमेज़ॉन के सीईओ कौन हैं? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यूनिक्लो जो ब्रांड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? कैटरीना कैफ को बनाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा।
ये याद रखिए कि ये ब्रांड एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर पेट एग्ज़ाम में। तो ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन पेट 2021 में भी आया था और 2022 में भी आया था, तो याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर जरूर याद रखिएगा। हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके सलाहकार के रूप में किसे विस्तार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। अमित खरे जी को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया है। इससे पहले जो राजीव गाबा हैं मुख्य सचिव जो हैं, उनको भी 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, इतने ही प्रश्न थे आज। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कुल मिला के लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियो की रीच काफ़ी लोगों तक पहुंचती है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि प्लीज़ आपको वीडियो कैसे लगा और हम आप इस वीडियो में और कैसे सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को एक सपोर्ट मिलता है, जिससे हम और मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।